हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं केवीएस के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है टीचिंग साइकोलॉजी से, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी से ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस का हिस्सा है। तो इससे रिलेटेड हम लोग टोटल जो है 110 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो यह एक वीडियो में नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं कितने वीडियोस में होते हैं, इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, यह जो है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबके जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का हिस्सा है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है। तो क्वेश्चंस के माध्यम से ही इसे हम समझेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी शुड प्रोवाइड। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो प्रोवाइड करती है पर्सपेक्टिव टीचर्स विथ, ठीक है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो किस तरह से टीचर्स की मदद करती है, ठीक है। उनको अपने आइडियाज़ को बनाने में किस तरह से मदद करती है। ऑप्शन 1 कह रहा है वैलिडेट प्रोसीजर टू यूज़ देयर टीचिंग स्किल। जो टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो उनकी जो टीचिंग स्किल होती है, उसका जो प्रोसीजर होता है उसको वैलिडेट करती है। रूल्स ऑफ थंब टू डील विथ एवरीडे क्लासरूम सिचुएशन। थंब रूल बनाती है, थंब रूल बताती है, ठीक है, क्लासरूम की सिचुएशन को डील करने के लिए। रिसर्च प्रोसीजर बाय मीन्स ऑफ विच करेंट टीचिंग प्रोसीजर कैन बी इवेलुएटेड। तो रिसर्च प्रोसीजर के बारे में बताती है, ठीक है, जिससे कि जो करंट टीचिंग प्रोसीजर है उसे इवेलुएट किया जा सके। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है एक्चुअली इसका इनमें से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल, इनसाइट एंड एटीट्यूड एज पॉइंट ऑफ डिपार्चर फॉर इफेक्टिव टीचिंग, इसके बारे में बताती है, ठीक है। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो टीचर की किस तरह से मदद करती है, ठीक है। शुड प्रोवाइड पर्सपेक्टिव टीचर्स विथ, तो किस तरह के आइडियाज़ जो है टीचर्स को यह देती है, या किस तरह का नॉलेज यह टीचर को देती है जिससे उनको अपनी पढ़ाई या फिर जो टीचिंग है उसमें मदद मिलती है। तो यह जो है प्रिंसिपल्स, एटीट्यूड और इनसाइट्स के बारे में नॉलेज देती है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिससे कि टीचर जो है अपने क्लास में इफ़ेक्टिव टीचिंग कर पाए, ठीक है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है यह जो है प्रिंसिपल्स, इनसाइट और एटीट्यूड, एटीट्यूड देती है कि टीचर को क्लास में क्या नज़रिया रखना चाहिए, किस तरह के प्रिंसिपल, किस तरह के रूल्स को फॉलो करने चाहिए, किस तरह के इनसाइट रखनी चाहिए, हाँ, एट द टाइम एज द पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जिस तरह से टीचर जो है इफ़ेक्टिव टीचिंग कर पाए, ठीक है। इफ़ेक्टिव टीचिंग कब कर पाएगा टीचर? टीचर इफ़ेक्टिव टीचिंग तभी कर पाएगा जब उसके पास जो है ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की नॉलेज होगी। एटीट्यूड क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इनसाइट और प्रिंसिपल, तभी जाके वो अपने जो जो उसके पास नॉलेज है उसको सही तरीके से डिलीवर कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ेक्टिव टीचिंग इस तरह से होगी। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, द एम्फेसिस अपॉन साइकोलॉजी द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी पे जो जोर दिया जाता है वो है कि ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है, ठीक है। साइकोलॉजी क्या है? ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है। इन टीचर एजुकेशन इज़ द बेस्ट जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नीड, ठीक है। तो जो साइकोलॉजी है इन टीचर एजुकेशन, जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, जो टीचर्स के एजुकेशन दिए जाते हैं जिसे करके वो बाद में टीचर बनते हैं, तो यह साइकोलॉजी जो है जो टीचर को पढ़ाया जाता है तो यह जो है किस तरह से जस्टिफाई करता है, मतलब इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी कुछ आवश्यकताएं होंगी तभी तो ये टीचर्स को इसके बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, तो ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ना ज़रूरी है। टू प्रिवेंट एबनॉर्मल बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ चिल्ड्रेन, यह जो है प्रिवेंट करता है एबनॉर्मल बिहेवियर को जो ऑन द पार्ट ऑफ चिल्ड्रेन, जो चिल्ड्रेंस है उनके अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर को प्रिवेंट करता है। टू डिफाइन व्हाट कंस्टिट्यूट एक्सेप्टेबल बिहेवियर, यह बताता है कि क्या जो चीज़ है एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, कंस्टिट्यूट करते हैं। टू प्रमोट इंटेलिजेंट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ चिल्ड्रेन, जो बच्चे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से जो है कि इंटेलिजेंट बिहेवियर कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो
होगा टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का पढ़ना टीचर्स के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्या आवश्यकता है? ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए टीचिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी का पढ़ना आवश्यक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विथ द प्रीवियस नॉलेज, इवेलुएशन, रीटीचिंग, फार्मूलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स। तो यहाँ पे देखिए जो फार्मूलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स है, जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। ठीक है, जब टीचर क्लास में आने से पहले वो डिसाइड करता है कि उसे क्या पढ़ाना है, तो इसे कहेंगे फार्मूलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उसके बाद जब क्लास में आके टीचर जो है क्या करेगा कि बच्चों के बच्चों का जो पहले का नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज जो है, उसको जो है प्रेजेंट नॉलेज से जोड़ के बताएगा। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंटेशन, मतलब कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा, उसके बाद जो है बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से प्रेजेंट नॉलेज को जोड़ेगा, फिर उसके बाद जो है प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल जो मेन सब्जेक्ट है उसको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इवेलुएशन होगा। ठीक है, कि बच्चों ने कितना समझा। उसके बाद रीटीचिंग होगी। तो ठीक है, यहाँ पे ये पहले पे आएगा, ये दूसरे पे। ठीक है, पे ये तीसरे पे आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये डी वाला जैसे 4, 1 और 5, उसके बाद इवेलुएशन, उसके बाद रीटीचिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फार्मूलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो जैसे टीचर क्लास में आने से पहले ही ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेता है, फार्मूलेट कर लेता है ऑब्जेक्टिव कि उसे पढ़ाना क्या है, क्या पढ़ाना है उसे, वो पहले ही ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेता है, ये चैप्टर ये टॉपिक पढ़ाना है। उसके बाद जो है जब क्लास में आने के बाद टीचर जो है बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को देखता है कि वो इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं, और प्रेजेंट नॉलेज के साथ उसे जोड़ता है। उसके बाद जो मेन टॉपिक है उसे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछ के या रिटन टेस्ट से ये देखा जाएगा कि कैसे जो है बच्चों, मतलब इवेल्युएशन किया जाएगा कि बच्चों ने कितना समझा है। उसके बाद अगर उसमें कुछ कमी रहेगी तो जो है रीटीचिंग किया जाता है। तो ये हो गया स्टेप्स, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ टीचिंग प्रोसेस के स्टेप्स हो गए ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल टू द स्टूडेंट ऑफ। जो माइक्रो टीचिंग होती है वो किस स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होती है, यूजफुल होती है? जूनियर क्लास के लिए, प्राइमरी क्लासेज ओनली, या फिर 10+2 क्लासेज, या हायर क्लासेज एंड प्राइमरी क्लासेज? तो माइक्रो टीचिंग जो होती है दोनों के लिए यूजफुल होती है, हायर क्लासेस के लिए भी और प्राइमरी क्लासेस के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो इफ़ेक्टिव टीचिंग होता है उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, कोई एक नहीं है। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए क्या क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए? ए टीचर टीचेज विथ इंथुसियाज्म। एक टीचर जो है बहुत पूरी इच्छा के साथ जो है, पूरी इच्छा के साथ जब पढ़ाता है तो टीचिंग इफ़ेक्टिव होती है। ए टीचर फाइंड फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट। जब टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स में कमियां ढूंढेगा। ए टीचर पुट एम्फेसिस मोर ऑन टीचिंग देन ऑन क्लास कंट्रोल। अगर टीचर जो है क्लास को कंट्रोल करने का ना सोच के अपने अपने टीचिंग पे वो ज़्यादा एम्फेसिस जोर दे, तो बच्चे जो है अपने आप जो है कि वो अगर वो इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहा है, इफ़ेक्टिव टीचिंग है, तो क्लास कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होगी। बच्चे खुद ब खुद जो है कि पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ए टीचर इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड रैदर देन ऑन कंप्लीटिंग कोर्स। तो एक टीचर को जो है सब्जेक्ट मैटर को समझाने पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि कोर्स कंप्लीट करने पे। ठीक है, तो जो भी चीज़ें जैसे कि अगर कोई एक टॉपिक है तो उसको जो है जब तक बच्चे समझ ना जाएं तब तक जो है टीचर को समझाते रहना चाहिए, भले जो है उसे कोर्स को कंप्लीट करने में ज़्यादा समय लगे, लेकिन जो है कि कंप्लीट करना कोर्स को उतना ज़रूरी
नहीं है जितना कि बच्चों को टॉपिक या सब्जेक्ट को समझना। मीन्स यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि टीचर को फोकस होना चाहिए सब्जेक्ट को समझाने पे, ना कि कोर्स को कंप्लीट करने पे। जैसे कि बिना समझाए भी चाहा तो बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी कोर्स को या सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर हम समझाते नहीं हैं और कोर्स 10 चैप्टर है किसी सब्जेक्ट में, तो 10 चैप्टर अगर हम चाहें तो फटाफट ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएं और ये सोचे कि बच्चे जब तक उसे समझ नहीं जाते हैं, हाँ, तब तक हम आगे नहीं बढ़ें, ठीक है। तो ये एटीट्यूड हो जाना चाहिए टीचर का। टीचर को ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए कि बच्चे जब तक कि हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को जब तक वो समझ नहीं जाते हैं, तब तक उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो टीचर का फोकस होना चाहिए समझाने पे, ठीक है। टीचर का फोकस होना चाहिए समझाने पे, जो टॉपिक वो पढ़ा रहा है उसको समझाने पे फोकस होना चाहिए, ना कि उसको कंप्लीट करने पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। और टीचर का रोल जो होता है वो पूरी तरह से पॉजिटिव होता है, निगेटिव बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए टीचर जो है फॉल्ट ढूंढने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो टीचर टीचेज विथ इंथुसियाज्म, टीचर को जो है पूरी इच्छा पूरी खुशी के साथ जो है अपने स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टीचर पुट एम्फेसिस मोर ऑन टीचिंग देन क्लास कंट्रोल। तो जो है क्लास कंट्रोल पे एम्फेसिस नहीं होना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ए टीचर इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये तीनों सही है। तो क्या है, एक्सेप्ट पूछा है कि कौन सा एक छोड़ के, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि एक्सेप्ट। इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए ये तीनों ए सी और डी, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिव टीचिंग कब होगी, ठीक है। इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए टीचर का खुशी और पूरी इच्छा से पढ़ाना ज़रूरी है, और टीचर को इम्फेसिस करना है मोर ऑन द टीचिंग देन द क्लास कंट्रोल, और टीचर को समझाने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, ना कि कोर्स को कंप्लीट करने पे। तो ये तीनों चीज़ें आवश्यक है। जो नहीं एक्सेप्ट है, जो नहीं चाहिए, वो क्या है कि उसे जो है अपने स्टूडेंट के अंदर फॉल्ट नहीं, कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए, गलतियां नहीं ढूंढनी चाहिए। तो बी वाला यहाँ पे हमसे एक्सेप्ट पूछा है, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्टडिंग द क्लासरूम प्रॉब्लम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब क्लासरूम प्रॉब्लम के बारे में हम जो है पढ़ते हैं, तो यह किसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। फील्ड स्टडी, फील्ड एक्सपेरिमेंट, इंटरव्यू, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए स्टडिंग, जब क्लासरूम प्रॉब्लम, जैसे कि टीचर जो है बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तो उस समय बहुत सारी तरह की दिक्कतें या प्रॉब्लम्स आती है। तो यह जो है इसके बारे में स्टडी करना किस तरह का एग्जाम्पल में आएगा। तो जैसे टीचर की जो ट्रेनिंग होती है या जो एजुकेशन होता है या फिर जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, उसमें जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्लासरूम प्रॉब्लम्स को भी बताया जाता है। मतलब क्लासरूम प्रॉब्लम को समझाया जाता है किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और उसे जो है टीचर किस तरह से सॉल्व करेगा, ठीक है। तो स्टडिंग द क्लासरूम प्रॉब्लम, एजुकेशनल साइकोलॉजी में टीचर जो उसके बारे में पढ़ता है, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में टीचर जो है क्लासरूम प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ता है और समझता है कि क्लासरूम में किस किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है और उसे वो कैसे सॉल्व करेगा। तो यह जो है किस में आएगा, फील्ड स्टडी में आएगा, फील्ड एक्सपेरिमेंट में आएगा, इंटरव्यू में आएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो यह जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी का यह क्लासरूम प्रॉब्लम जो है पढ़ना, यह फील्ड एक्सपेरिमेंट में आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प द टीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ठीक है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है जो टीचर को पढ़ाई जाती है, यह टीचर की किस तरह से हेल्प करती है, ठीक है। ही कैन, तो यहाँ पे कह रहा है ही कैन मोटिवेट द लर्नर फॉर लर्निंग। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ठीक है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो किस तरह से टीचर की हेल्प करेगी। ही कैन मोटिवेट द लर्नर फॉर लर्निंग, यह जो है लर्नर को मोटिवेट कर सकता है, लर्नर को मोटिवेट कर सकता है लर्निंग के लिए, ठीक है। लर्नर को मोटिवेट करेगा लर्निंग के लिए। ही स्टडीज द पर्सनालिटी ऑफ लर्नर एंड देन
plan his way of action. He can modify his teaching in accordance with individual differences, all of the above. तो यहाँ पे जो है he can motivate द लर्नर फॉर लर्निंग। तो यह एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है मोटिवेट कर सकती है लर्नर को लर्निंग के लिए। स्टडीज़ द पर्सनालिटी ऑफ लर्नर, इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है बहुत सारे एस्पेक्ट सिखाती है जिसमें कि पर्सनालिटी ऑफ लर्नर को समझा जा सकता है। स्टडी द पर्सनालिटी ऑफ लर्नर एंड देन प्लान हिज वे ऑफ एक्शन, और तब जो है उसके वे ऑफ एक्शन को डिसाइड किया जा सकता है। स्टडी ऑफ पर्सनालिटी ऑफ लर्नर, जो बच्चे हैं जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं उनकी पर्सनालिटी को हम समझ पाएंगे, और पर्सनालिटी समझने के बाद ही हम द प्लान कर पाएंगे वे ऑफ एक्शन कि हमें किस तरह का एक्शन लेना है। ही कैन मॉडिफाई हिज टीचिंग इन अकॉर्डेंस विथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और वह जो है टीचर जो है मॉडिफाई कर सकता है अपनी टीचिंग को किस तरह से विद द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि किस तरह के इंडिविजुअल डिफरेंसेस है बच्चों में, उनके हिसाब से किस तरह से उसकी टीचिंग होनी चाहिए, इसको जो है टीचर मॉडिफाई कर सकता है। तो ऑल ऑफ द एबव, तो ये सारी ही चीज़ें हैं क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इन सारी चीज़ों में उसकी मदद करती है। कैन मोटिवेट द लर्नर फॉर लर्निंग, वह जो है लर्नर को लर्निंग के लिए मोटिवेट कर सकता है। स्टडी द पर्सनालिटी ऑफ लर्नर, यह जो है लर्नर की पर्सनालिटी को समझने में और उसके हिसाब से एक्शन करने में मदद करता है। यह जो है मॉडिफाई करता है। ही कैन मॉडिफाई हिज टीचिंग, टीचर जो है अपनी टीचिंग को मॉडिफाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डेंस विथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है किस तरह से समझते हैं, कुछ अलग तरीके से समझते हैं, सबके समझने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, सबके समझने का तरीका अलग अलग होता है, तो जिसको जिस तरह से समझ में आए वैसे ही समझाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं सुन के तेज़ी से समझते हैं, कोई पढ़ के समझते हैं। ठीक है, तो कोई मतलब हर किसी के सीखने का तरीका अलग अलग होता है, इसी को इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो यह जो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है हेल्प करता है टीचर की कि वो किस तरह से स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकता है, किस तरह से मोटिवेट कर सकता है सीखने के लिए। और ही स्टडीड द पर्सनालिटी ऑफ लर्नर, और वह जो है किस तरह से मतलब कि जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनकी पर्सनालिटी को वो किस तरह से समझ सकता है, और उसी के उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए अपने एक्शन प्लान को सोच सकता है कि उसे किस तरह से एक्ट करना है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में टोटल हम लोग जो है 110 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और अभी जो है ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग जो है यहीं पे रोकते हैं। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको जो है कि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।